हिमाचल प्रदेश का अगर देखें तो क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, काफ़ी कठिन हैं, पहुंचना बहुत मुश्किल होता है लोगों तक। हमारे यहाँ पे जो अगर हम लोग ट्राइबल जो एरिया है, काफ़ी जो जोग्राफिकली हमको एक ट्राइबल एरिया हमें दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी टफ है। ट्राइबल सब प्लान जो कि स्पेशली जो हमारे जो जनजातीय इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए। दर्शकों नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जनजातीय विकास और संभावनाएं विषय पर। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी कठिन हैं और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार निरंतर जो है प्रयास भी कर रही है। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो जनजातीय विकास का गौरव दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है और बहुत सारे कार्य इसमें किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी गुंजाइश है इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की। तो कौन कौन सी योजनाएं जनजातीय विकास समाज के लिए चलाई जा रही हैं, उनमें क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर राजेश से, जो कि हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, जो हैं हंसराज चौहान जी। ये लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। तो सर, आपका कार्यक्रम में हम स्वागत करना चाहेंगे तहे दिल से। पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा, जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाती है तो हिमाचल प्रदेश का अगर देखें तो क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, काफ़ी कठिन हैं, पहुंचना बहुत मुश्किल होता है लोगों तक। तो ये बताइए कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं और किस तरह से उन तक पहुंचा जा रहा है, कितनी प्रतिशत जो लोग हैं वो इन योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। बाद में जानेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं। डॉक्टर राजेश, जैसे कि हिमाचल में अगर हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करें तो अगर हमारे जो मेजर ट्राइबल एरियाज़ है, जिसमें लाहौल स्पीति, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, पांगी, चंबा के जो पांगी एरिया और कुछ हमारे गद्दीज आते हैं, तो ये मेजर हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ यहाँ से आते हैं। तो हमारे प्रदेश में लगभग जो ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस लगभग 4 लाख का पॉपुलेशन है जी। तो हमारे यहाँ पे जो अगर हम लोग ट्राइबल जो एरिया है, काफ़ी जो जोग्राफिकली हमको एक ट्राइबल एरिया हमें दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी टफ है। तो टफ सिचुएशन में हमारे इस एरिया में बैठते हैं, खासकर किन्नौर, लाहौल और जो हमारा जो भरमौर पांगी वाला एरिया है, तो काफ़ी टफ एरिया है। तो बट अगर हम देखते हैं कि ट्राइबल जो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, जो हम लोग अभी समाज की जो ट्राइबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एरिया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस एरिया में हो गया है। तो अगर हम लोग इनका बैकग्राउंड देखते हैं तो हमारे यहाँ पे फैमिली, मैरिज, किनशिप और जो हमारे रेशियल क्लासिफिकेशंस, तो इन ट्राइबल एरियाज़ में जब एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट था तो हम लोग ट्राइबल एरियाज़ में फील्ड वर्क रिसर्च के लिए जाया करते थे। बट जब मैं कंपेयर करता हूँ, मैं पूरे इंडिया के अलग अलग ट्राइब्स में हम लोग ट्राइबल स्टडीज़ के लिए जाते थे। बट अगर हम हिमाचल की बात करें तो हमारा जो हिमाचल जोग्राफिकली बहुत टफ है। बट जो अगर प्रोग्रेस की बात करें तो अगर आप पिछले 25 से 30 साल देखते हैं तो हमारे जो ये सभी एरिया, खासकर लाहौल और किन्नौर की बात करूँ तो ये काफ़ी इन एरिया में डेवलपमेंट बहुत काफ़ी अच्छे बड़े स्पीड तरीके से इस एरिया में हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभी हमारे लिए ये कर रहे हैं, तो मैं शायद लगता है इसके ऊपर अभी और बहुत काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बट प्रोग्रेस के साथ ट्राइबल एरियाज़ का, ट्राइबल लोगों का हमारे देश में, प्रदेश में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जो डेवलपमेंट जो कंट्री और देश के लिए। जी। डॉक्टर राजेश, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। अगर हम 25 से 30 सालों में देखें तो पहले क्या स्थिति थी, प्रोग्रेस किन किन चीज़ों में हुई है? शिक्षा में हुई है, अस्पताल जो हैं वो बने हैं, सड़कें बनी हैं, या कुछ और? अगर सबसे पहले हमारा जो हिमाचल क्योंकि जोग्राफिकली बहुत टफ था, अगर मैं लाहौल स्पीति का एग्जांपल लेता हूँ तो लाहौल स्पीति अब जब रोहतांग टनल होने के बाद तो पूरा मतलब 12 महीने खुल गया था। अदरवाइज क्या होता था कि 6 महीने, कम से कम 6 से 7 महीने बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ होता था जी। बिल्कुल। तो एक अप्रोच जो था, एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो था वहाँ पे। अगर मैं 25-30 साल पहले की बात करूँ तो अगर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में मतलब प्रोग्रेस जो मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ हमारे इन एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में रैपिडली बहुत ज़्यादा बड़े स्पीड के साथ इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है। मैं देखता हूँ पहले जो रोड्स था, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, कहीं पे नहीं पहुँचता था। अब देखते हो ट्राइबल एरियाज़ में गांव रोड पहुँचा हुआ है। अगर आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की करें तो छोटे छोटे PSCs और CSCs लगभग हर गांव में हमारे पास है। अब ट्राइबल एरियाज़ में भी देखते हैं। और साथ में
क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मतलब माइग्रेशन अगर मैं नहीं बोलूँगा, बट एक हमारा एक ट्राइबल जो एक फैमिली किनशिप और मैरिज हमारा एक आइडेंटिटी होता था ट्राइबल एरियाज का, उनमें थोड़ा से चेंजेस आए हैं। जी डॉक्टर राजेश जी, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो शुरुआत की है जनजातीय गौरव दिवस की विकास के लिए, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। और आज जब कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरे आदिवासी जनजातीय समूह के सभी लोग अलग अलग मंच पर गीत के साथ, धुन के साथ अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई न कोई तत्व ज्ञान होता है। पर्पज ऑफ लाइफ आदिवासी अपने नाच गान में, अपने गीतों में, अपनी परंपराओं में बखूबी प्रस्तुत करते हैं और इसलिए आज के इस गीत के प्रति मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। और मैंने जब गीत के शब्दों को बारीकी से देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा शायद देश भर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण, जीवन जीने का इरादा, जीवन जीने के हेतु बखूबी प्रस्तुत करता है। आपने अपने नृत्य के द्वारा, अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तुत किया, शरीर 4 दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी। सचमुच में वे शिक्षित है कि हमें अभी सीखना बाकी है। अब हंसराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं? हिमाचल सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें मैं ये भी कहूँ कि केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो इन इलाकों के लिए चलाई जा रही है जी। अब हिमाचल के संदर्भ में कहूँ, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। बिल्कुल। 74-75 में जो है एक ट्राइबल सब प्लान जो है, जो पंचवर्षीय योजना थी जी, उसके तहत एक कंसेप्ट लागू किया गया ट्राइबल सब प्लान, जो कि स्पेशली जो हमारे जो जनजातीय इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए इस ट्राइबल सब प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो उस वक्त 3.65% जो है टोटल बजट का इसमें हिस्सा होता था, जो कि आज की तारीख में पूरे जो हमारा जो बजट का जो प्रावधान होता है उसका 9% जो खर्च है वो ट्राइबल सब प्लान पे किया जाता है जी। काफ़ी बढ़ा है पहले से जी। तो ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से जो हमारे तमाम जो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाके हैं, चाहे
चंबा का भरमौर हो, पांगी हो, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो, लाहौल स्पीति हो वगैरह वगैरह, या हमारे जहाँ हिमाचल में जो डिस्पर्स्ड जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो नॉन ट्राइबल एरिया में रहती हैं, उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के फ़ायदे के लिए इस योजना के तहत जो है हर साल बजट का प्रावधान किया जाता है। और इस बजट के माध्यम से तमाम जो है विकास को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे सड़कों का निर्माण हो, शिक्षा हो, सोशल सेक्टर हो, इसमें बजट का प्रावधान किया जाता है। और इसकी जो हम मॉनिटरिंग है, इसकी जो इवैल्यूएशन है, इसका जो सुपरविज़न है, उसके तहत भी प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री स्वयं जो है इसकी देख रेख करते हैं, जिसको जो है हाईएस्ट बॉडी है ट्राइबल सब प्लान की, जिसको बोलते हैं TSC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, तमाम जो विभागों के सचिव हैं, HODs हैं, उसके मेंबर होते हैं। और इसी तरह जिला स्तर पे जो जनजातीय जिले हैं, जो संबंधित जो MLA साहबान हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। PAC प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी का जो है गठन किया गया है। इस जो पैसा इस योजना के माध्यम से इन इलाकों के लिए जो भेजा जाता है कि उसका सही खर्च हो रहा है, या ग्राउंड स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे जो फीडबैक राज्य स्तर को जानी है, जो आनी है, वो तमाम जो है इसको मॉनिटर किया जाता है। तो इस योजना के माध्यम से, ट्राइबल सब प्लान के माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश के तमाम जो जनजातीय इलाके हैं, काफ़ी इसमें फ़ायदा हुआ है, काफ़ी तरक्की हुई है, काफ़ी विकास हुआ है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या और जो है सड़कों का निर्माण हो, बहुत सा फर्क आया हुआ। जी, आपने परिषद का जिक्र किया, आपको बीच में रुकना चाहूँगी। आप बताइए कि इस परिषद का कार्य क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करती है। ये जो स्टेट लेवल पे जो एक TAC, जिसको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बोलते हैं, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें जो है साल में या जब भी संभव हो इसमें बैठक होती है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ हर एक जो हमारे जनजातीय इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ इसमें मेंबर जुड़े होते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि उसके मेंबर होते हैं। सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी, और ख़ासकर जो हाईएस्ट लेवल पे जो सेक्रेटरी साहबान हैं, HOD हैं, उसके मेंबर होते हैं। वहाँ इसकी समीक्षा की जाती है और इसमें क्या कमी है उनको देखा जाता है। इन इलाकों के विकास के लिए गति कैसे प्रदान की जाए, उसको और इनोवेटिव तरीके से उसको बढ़ाया जाता है। तो वहाँ तमाम किस्म की चर्चा होती है, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, इसकी समीक्षा होती है, रिव्यू होती है, और उसको आगे ग्राउंड पर लागू किया जाता है। जी, डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे एकलव्य विद्यालय के बारे में। सुना है बहुत कुछ इसके बारे में, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए, इसके थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं सिर्फ एकलव्य विद्यालय के बारे में के साथ साथ ओवरऑल जो हमारे हिमाचल में जो ट्राइबल एरियाज़ में जो स्कूल्स में खासकर एजुकेशन के ऊपर जो काम हो रहा है उसमें मुझे लगता है ट्रिमेंडसली जो हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो ट्राइबल एरियाज़ में अगर रेशो टीचर्स और स्टूडेंट्स का थोड़ा सा कम है, टीचर्स स्टूडेंट्स कम होते हैं, बट जो क्वालिटी एजुकेशन अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे एरिया से तो ट्राइबल एरियाज़ के स्टूडेंट्स आज के टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। और उनको जो पढ़ाया जाता है उनको 1-to-1 जो आपस में बैठ के इंटरेक्शन जो है उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। तो मुझे लगता है बच्चों में जो अंडरस्टैंडिंग है ट्राइबल एरियाज़ में आज के टाइम में बच्चे, इसी की वजह से अगर हम देखते हैं पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ट्राइबल एरिया से, खासकर हमारे चंबा हो गया, लाहौल स्पीति और किन्नौर से मैक्सिमम आपको IAS ऑफिसर्स हो, चाहे कोई डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स, आपको इस एरिया से आपको मैक्सिमम हमारे प्रदेश में मिलेंगे। तो मैं आपको अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात बताऊँ तो एकलव्य विद्यालय के साथ साथ ओवरऑल जो हमारा जो एजुकेशन का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस हो रहा है, उनको स्किल एजुकेशन स्किल के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो हमारा जो एक कंपोजिट हमारा एक कल्चर होता था ट्राइबल एरियाज़ का, जिसमें हम लोग बिल्कुल एक हमारा होमोजेनियस सोसाइटी हुआ करता था अगर हिस्ट्री देखते तो। बट अब धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा उसका थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मैं दूसरे तरीके से भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। डेवलपमेंट हमारे एरिया में बहुत हो रहा है, ट्राइबल एरियाज़ में बहुत हो रहा है, बट साथ साथ हमें कुछ चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक ट्राइबल जो सोसाइटी है हमारा एक एसेट है। हमारा जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, हमारा एक डायलेक्ट होता था, हमारा एक
लैंग्वेज होता था, हमारा रिलीजन होता था, उसको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी अध्ययन और मुझे लगता है इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, ताकि हम हमारा एक जो ट्राइबल जो आइडेंटिटी रहे एरिया का वो हमेशा बना रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी डेवलपमेंट के साथ साथ इसके ऊपर हमें काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, ताकि हमारा एक जो एबोरिजिन्स बोला करते थे, हमको ट्राइब्स के ऊपर डिफरेंट अलग अलग तरीके के डेफिनेशंस हैं। अलग अलग सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने ट्राइब्स के ऊपर बहुत स्टडी किया था, तो हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जी, अब हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कुछ ग्राफिक्स जिसमें बताएंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह से विकास हो रहा है और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी, जनजातीय क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जा रहा है, चाहे सड़कें देखी जाएं तो सड़कों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जैसे अटल टनल योजना के बारे में हमने देखा और सुना कि कितना फ़ायदा हुआ है जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अस्पतालों का निर्माण हुआ है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को प्राप्त हो सकें, शिक्षा में सुधार आया है, बहुत कुछ मिला है जनजातीय क्षेत्रों में इन योजनाओं के ज़रिए। और बजट जैसे कि डॉक्टर राजेश ने बताया और हंसराज चौहान जी ने बताया कि बजट में पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में कि किस तरह से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लोग इनका लाभ भी उठा रहे हैं। इन योजनाओं में और भी बहुत कुछ किया जा रहा है और इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का क्या तरीका रहता है, ये भी जानेंगे हम हंसराज जी से। जी सर। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी और भी स्कीम्स हैं जो कि हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए लागू की गई हैं। जी। जैसे हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, जिनकी सीमा जो है चाइना से लगती है, उनके लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये भी भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके तहत क्योंकि ये जो हमारे एरियाज़ हैं, ज़िले हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, स्पेशल इनकी समस्याएं होती है, उनको सॉल्व करने के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्य प्रोग्राम जो है इसको लागू किया गया है। इसके तहत भी फंड्स आते हैं, बजट का प्रावधान किया जाता है, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, वो और ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये भी किया गया है। इसके अलावा ऐसी और भी स्कीम्स हैं, जैसे आपके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, जिसमें जो हमारे माइनॉरिटी ब्लॉक्स हैं, जो कि इस वक्त काजा जो हिमाचल का सिलेक्ट हुआ है, या जहाँ जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है आपके किन्नौर है या और भी जो हमारे हिमाचल के हिस्से हैं, उसके लिए भी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से ये कार्यक्रम लागू किया गया है। उसके तहत भी चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, या सोशल सेक्टर में हो, या आपके इस तरह जो इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया जाता है। जो काजा ब्लॉक है उसमें भी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि जो आधारभूत ढांचा है उसको और मजबूत किया जा सके और वहाँ के जो जनजातीय जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा और भी स्कीम्स हैं जो हमारे जनजातीय इलाके हैं, जैसे SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिसका मुख्यालय सोलन में है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अपने पाँव पर खड़े होने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, कुछ अपना कुछ धंधा शुरू करें, रोज़गार शुरू करें, उसके लिए भी उनको लोन दिया जाता है, जैसे 4% पर दिया जाता है काफ़ी, उसमें जो हमारे जनजातीय इलाके हैं। इस तरह जो हमारे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट हैं या और जो लोग हैं जैसे इलाके में, जो हमारे HP माइनॉरिटीज़ फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से इनको लोन दिया जाता है ताकि वो अपनी आजीविका खुद कमा सकें। तो तमाम जो है सेंटर के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ऐसी बहुत सारी योजनाएं जनजातीय इलाकों के लिए चलाई जा रही हैं, ताकि लोग वहाँ अपने आत्मनिर्भर बन सकें, अपने छोटे मोटे उद्योग धंधे शुरू कर सकें। वाकई सरकार का तवज्जो तो रहती है इस इलाकों के लिए। हर साल जो है वहाँ आपको पता होगा इन इलाकों के लिए जो है 86 में जो है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जैसे पांगी का एग्जांपल दूँ मैं, या लाहौल स्पीति का एग्जांपल दूँ, वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर हैं, या पांगी में जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं, या किन्नौर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, या भरमौर के जो ADM है, उनको जो है पावर्स दी गई, स्पेशल पावर दी गई हैं। तमाम जो अधिकारी कर्मचारी जो महकमे इन इलाकों में जो ऑफिसर्स हैं, वो RC या DC के अंडर काम करेंगे।
बजटरी का हंसराज जी, आपने अभी यहाँ पर पांगी की बात की, लाहौल स्पीति की बात की। आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, आपसे ही नहीं बल्कि डॉक्टर राजेश से भी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। थोड़ा जानना चाहूँगी कि ये जो अटल टनल बनी है, इसके बनने से वहाँ के लोगों की का जो लाइफस्टाइल है कितना बदला है और कितना सुविधाजनक हुआ है उनका जो जीवन है। आई थिंक अटल टनल जो हमारे सिर्फ लाहौल और हिमाचल के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक प्राइड मूवमेंट है एक्चुअली जी। तो अटल टनल मैं जैसे कह रहा था कि पहले जो लाहौल 6 से 7 महीने बिल्कुल कट ऑफ रहता था पूरी दुनिया से। बिल्कुल। जब अटल टनल खुला तो आई थिंक ये इंडिया का जो 10,000 फीट में हाईएस्ट जो एंड लॉन्गेस्ट 9 किलोमीटर टनल जो बना हुआ है, इससे लाहौल में जो एक सडन जो एक चेंजेस आ गया है, वहाँ पे ओवरऑल चेंजेस अगर कहें तो मुझे लगता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो लाहौल स्पीति पूरा 12 महीने पूरे देश और दुनिया के साथ उनका अब संपर्क हो जाएगा, वो हो गया है जी। साथ में अटल टनल खुलने के बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ओवरऑल लाहौल स्पीति और कुल्लू के आसपास के एरिया की बात करें, तो वहाँ पे मुझे लगता है कुछ सालों में वहाँ पे अगर हम लोग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत कुछ होने वाला है। टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और साथ साथ में जो डेवलपमेंट के साथ साथ मैं बार बार वही फोकस कर रहा हूँ कि अटल टनल से हमारा लाहौल स्पीति का तो मुझे लगता है ओवरऑल जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। लोगों का जो टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। साथ में क्योंकि लाहौल में कुछ ऐसे इंडिजिनियस वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं और क्या कहते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो पूरे दूसरी जगह पे नहीं पाए जाते, तो जो इनको ट्रांसपोर्ट के लिए इजीली एक्सेसिबल पूरे दुनिया के साथ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो डेवलपमेंट, और साथ में अटल टनल का अगर हम लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी हमारे जो बॉर्डर एरियाज के लिए हमारा एक एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अच्छा है। हंसराज जी के विचार जानना चाहेंगे इस विषय पर कि वो क्या कहना चाहेंगे। जहाँ तक अटल टनल का प्रश्न है, क्योंकि मैं तो उस ज़िले में अपनी सेवाएं भी दे चुका हूँ, उस वक्त और आज की तारीख में जब से ये टनल खुला हुआ है जी, बहुत फ़र्क आया हुआ। मुख्यतः क्योंकि ये जो जनजातीय इलाके हैं, जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। काफ़ी आपको याद होगा कि यहाँ रोहतांग तक तो काफ़ी जो टूरिस्ट भारत से चाहे विदेश से हो जाते थे, बहुत कुछ अंदर भी जाते थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है रोहतांग से वापस हो जाती थी जी। अब जब से अटल टनल खुल गया हुआ तो पर्यटन की दृष्टि से लोग घाटी के अंदर जा रहे हैं। वो पूरा जनवरी का महीना, जैसे आजकल अदरवाइज रोहतांग बंद हो जाता था, लेकिन आजकल टूरिस्ट जो है वो अंदर जा रहे हैं घाटी के अंदर, तो वहाँ पर वातावरण भी स्वच्छ है, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, तो तमाम चीज़ें हो। और सबसे बड़ी बात, टनल के खुलने से जो है पूरे जो टूरिस्ट हैं जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो घाटी के अंदर जा करके वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो फूड है, जो कल्चर है, उसको जानने का, समझने का उनको मौका मिलता है। लोकल गेस्ट हाउस हैं, वह लोकल क्विजीन है, उनको एंजॉय करते हैं, तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो टूरिस्ट को जो है पसंद आ रही हैं। तो आजकल आपको मालूम है कि काफ़ी लोग जा रहे हैं घाटी के अंदर, तो बहुत से फ़ायदे हो रहे हैं। हंसराज जी, आपको रोकना चाहूँगी, संस्कृति की आपने बात की, अब डॉक्टर राजेश से जानना चाहूँगी कि जनजातीय क्षेत्र जो है, आपको क्या लगता है कि ये संस्कृति को संजोए हैं, प्रकृति के कितने करीब हैं, प्रकृति के संरक्षण में क्या इनका कोई योगदान है या नहीं? वही मैं बता रहा था कि एज ए ट्राइबल स्टडीज़ में हम लोग बात करते हैं, जो संस्कृति, जो कल्चर, जो वहाँ का जो सोसाइटी है, बड़ा एक होमोजेनियस हुआ करता था जी। तो इनका अपना ट्राइबल एरियाज़ का, ट्राइबल लोगों का अपना रिलीजन, अपना एक संस्कृति हुआ करता था, जो अभी तक विद ग्रेस ऑफ गॉड अभी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है जी। बट धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से ओपन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो एक हमारा, अगर हम कहते फैमिली की बात करें तो हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। ऐसे पॉलीएंड्री जो बोलते थे हमारे एरिया में, लाहौल स्पीति, किन्नौर में हुआ करता था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट हमें, मैं बार बार वही मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं एम्फेसाइज ये कर रहा हूँ कि हमें अपना जो एक पुराना जो एक ट्राइबल जो हमारा एक कल्चर था, जो हमारा एक संस्कृति की बात करें, उसको हमें प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट के साथ साथ इनके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, हम सबको मिलजुल के, ताकि हमारा जो एक अपना एक ट्राइबल जो एक अपना एक जो एक हमारा एक आइडेंटिटी था, उसको हमें मेंटेन करना एक, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक चैलेंज होगा डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं और अच्छी सुविधाएं मिल रही है, लोग दूसरी दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं। जैसे अब लाहौल की बात करते हो तो टनल खुलने के बाद एकदम सडनली 12 महीने के लिए लाहौल स्पीति खुल गया है। एक ऐसा टाइम भी था कि लाहौल स्पीति में
लोग ताला वगैरह नहीं लगाते थे, लोग खुला छोड़ जाते थे। पर मुझे लगता है धीरे धीरे अब इन चीज़, बिकॉज बाहर से लोग तो आएंगे, लोगों में एक्सपोजर भी मिल रहा है, बट मैं बार बार वही मैं फोकस करना चाहता हूँ कि हमें अपनी जो संस्कृति है, हमारा एक रिलीजन है, उसको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर भी डेवलपमेंट के साथ साथ पैरेलली हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और इसे प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा इसको। जी, अब हंसराज जी से जानना चाहेंगे, योजनाएं बहुत सारी चला दी गई हैं, लेकिन कोई ख़ास योजना जिससे अभी तक लोग अनभिज्ञ हैं, जो लोगों को पहुँचने वाली है लोगों तक, और कितना बजट और अधिक आ सकता है इन जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितनी जो हिमाचल सरकार की या भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, उनका पूरा प्रचार प्रसार जो है जनजातीय इलाकों में किया जाता है जी। पूरे जो ये मैं आपको जिक्र कर रहा था, जो ट्राइबल सब प्लान है, इसमें ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स हैं, ऐसे बहुत से एड्स हैं, हर एक सेक्टर को कवर किया गया है। तो बाकायदा वहाँ जो हमारे जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे जो इसके ऊपर मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, वहाँ से फीडबैक लिया जाता है जी। जानकारी के अभाव में मैं नहीं कहूँगा कि कोई जानकारी का अभाव है, लेकिन इसका जो लाभ है वो भी काफ़ी लोगों को मिला हुआ, पर अभी बहुत कुछ करने की इसमें आवश्यकता है। इसमें 2-3 रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इलाके बहुत अभी तक भी कठिन है, कहीं कहीं अभी वेदर कंडीशन ठीक नहीं है। जैसे अगर मैं आपकी कनेक्टिविटी की बात कहूँ, जो हम आजकल डिजिटल इंडिया की बात करते हैं जी। जैसे आजकल लॉकडाउन में आपको मालूम है कि काफ़ी इसकी आवश्यकता भी पड़ गई, सारा ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन सेक्टर में खासकर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ती है। तो इस दिशा में कुछ एक चैलेंजेस हैं कि कनेक्टिविटी के अभी ऐसे इश्यूज हैं कनेक्टिविटी में, क्योंकि वहाँ एज़ कम्पेयर टू जो और हिमाचल के दूसरे हिस्से हैं उनके मुकाबले वहाँ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। कई दफ़ा वहाँ सिग्नल वीक हो जाता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो आस्ते आस्ते इस दिशा में काम भी हो रहा है। वो एक ऐसे इश्यूज़ हैं कि अगर कनेक्टिविटी वगैरह हो जाए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, कभी वो 30-35 साल जो पुरानी बात थी, जहाँ बिल्कुल कोई बिजली नहीं थी, कोई सड़कें बहुत कम हुआ करती थी, पैदल मार्च हुआ करते थे, तो आज की तारीख में कनेक्टिविटी भी है, रोड भी लगभग पहुँच चुके हैं, कहीं कच्चे हैं, मोबाइल भी है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश दिखते हैं कनेक्टिविटी के लिहाज से। क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि तमाम जो सरकारी जो कामकाज है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे सरकारी कामकाज हो, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ई ऑफिस की बात करते हैं, इस दिशा में थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में जैसे जैसे ये कनेक्टिविटी का इशू सॉल्व होगा, तो ये चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। बाकी जो कल्चरल की बात जो राजेश जी कर रहे थे जी, ये क्योंकि कल्चर जो है जो जी, एक हंसराज चौहान जी, आपको रुकना चाहूँगी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बहुत सारी जानकारी हमें मिली है, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमारे तमाम दर्शकों को कि जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने संस्कृति को संजोए रखने के लिए, और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में भी जाना। अब चाहेंगे आपसे अनुमति, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।